चैप्टर 96। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। तभी आशीष हंसी में उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, वेल, मुझे देखने तो दो, इसमें है क्या? क्या ये कोई सॉफ्टवेयर है? सारांश उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आशीष गुप्ता, मुझे मेरी चीज वापस कर दो। वो गुस्से से फटा जा रहा था। वो ऐसी कोशिश कर रहा था कि आशीष को उतना ही अच्छा लग रहा था उसे इस तरह से यूं परेशान देखना, मानो आशीष को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। वो नीचे झुका और उसके मुंह पर कहने लगा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये तुम्हारा है? सच में? यह सभी ने देखा कि तुमने इसे मुझसे चुराया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे अपना कहने की? होश में तो हो तुम? ये कहते हुए आशीष ने फिर से एक बार मजाक उड़ाया। सारांश की आंखें गुस्से से और भी लाल होती जा रही थी। कुछ साल पहले जब उसने उसका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर छीना था, तब भी उसने यही बात कही थी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये तुम्हारा है? ये मेरा है, मेरा। तुमने इसे मुझसे चुराया है और मानना पड़ेगा, इनफैक्ट मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी कि तुम इसे अपना कह रहे हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने के, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? ये सारी बातें सारांश को याद आ रही थी। ये वो बातें थी जो बीते वक्त में उसके साथ हुई थी। इसी तरह से आशीष ने उसे तब भी चीट किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज उसके साथ चीट करने वाला था। वो चीज उसकी थी, वो सॉफ्टवेयर उसने बनाया था, पूरी मेहनत, विश्वास और लगन के साथ। पर किसी तरह एक ही रात में वो आशीष गुप्ता का हो गया था और उसने उसे चोर साबित कर दिया था। और इसके लिए आशीष गुप्ता ने उसे 1 महीने की जेल भी करवाई थी। और तो और उसने ये भी पूरी कोशिश की थी कि उसका 1 महीना जेल में उसकी जिंदगी का सबसे बुरा महीना हो। उसने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था सारांश को परेशान करने का, उसे टॉर्चर करने का। आशीष गुप्ता की पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों तक थी और उसने उसी पहुंच का फायदा उठाया था। आदित्य ने आशीष गुप्ता से बहुत मेहनत की और इनके बराबर आने के लिए आशीष ने चालबाजी की। सारांश ने आशीष गुप्ता से बहुत मिन्नतें की थी, तब भी और अब भी। तब उसने ये मिन्नत की थी कि वो उसे जेल से छुड़वा दे, और आशीष गुप्ता एक शर्त पर मान भी गया था कि वो इसके लिए उसे खुद को सौंप दे। पर ऐसा नहीं हुआ, तो आशीष ने कहानी को और भी ज्यादा ट्विस्ट कर दिया। उसने इस तरह से सारांश को परेशान कर दिया कि उसकी बहन को आशीष से भीख मांगनी पड़ी और अपने भाई की आजादी के लिए अदिति उसकी बात मान गई थी। वो करने के लिए मान गई थी जो सारांश कभी नहीं चाहता। आशीष गुप्ता ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। आशीष गुप्ता ने उसका हर दिन टॉर्चर ही नहीं किया, बल्कि उसे अपने आदमियों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। अपने भाई की सेफ्टी के लिए अदिति ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और हमेशा चुपचाप सब कुछ सहती रही। पर धीरे धीरे उसने हकीकत से समझौता कर लिया था। जब सारांश को जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया, तब तक अदिति के अंदर कुछ नहीं बचा था। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसलिए आशीष गुप्ता ने भी एक जिंदा लाश को अपने पास रखने के बजाय उसे छोड़ दिया था। और जब सारांश को यह सब पता चला,
तो वो आशीष को जान से मारने तक के लिए तैयार हो चुका था। ये सारी बातें सारांश के दिलो दिमाग में एक फ्लैशबैक स्टोरी की तरह घूम रही थी। पर जब उसने सोचा कि उसकी रिहाई के लिए उसकी बहन ने क्या कीमत चुकाई थी, तो वो रुक गया, क्योंकि इस हालत में अब वो अपनी बहन की जिंदगी को और भी नर्क नहीं बनते देख सकता था। और फिर उसने जो किया उसके लिए ज़रूरी था। उस पर फोकस किया और उसे ये एहसास हुआ कि सबसे पहले उसे अपनी बहन को ठीक करने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी होगी। पर हाँ, आदित्य गुप्ता उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता। उसने सारांश का उस शहर में जीना, रहना, नौकरी ढूंढना सब मुश्किल कर दिया था, ताकि वो लोग भूख और जिल्लत से ही मर जाएं। और जब सारांश मर जाता तो वो ऑफिशियली उसका सॉफ्टवेयर अपने नाम कर लेता। इसलिए जिंदा रहने के लिए सारांश में वो शहर छोड़ दिया और अपनी बहन की जिंदगी के लिए वो उसे नॉर्दर्न घाट के फिशिंग विलेज में जाकर बस गया। उसे लगा कि शायद इस जगह उसकी बहन शांति से रह सकेगी, जहां उसे कोई सताने वाला नहीं होगा। वो हर रात सपने में आशीष गुप्ता को जान से मारता था। वो इतनी नफरत करता था उससे जितना शायद ही कोई और करता हो। हालांकि सुबह उठने के बाद हकीकत कुछ और ही होती थी और उसे पता चलता था कि उसका सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह जाएगा। उसकी उम्मीद अब तक बाकी थी, जब तक उसकी सांसें चल रही थी। उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो अपना बदला जरूर लेगा। भगवान का शुक्र था कि उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी और उसकी मदद करने के लिए, उसको ये मकसद देने के लिए उन्होंने तान्या को भेज दिया। उसने उसे बदले की एक उम्मीद दी थी और उसकी वो उम्मीद उस सीडी में बंद थी। और एक बार फिर से वो आशीष गुप्ता के हाथ लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान उसके साथ शायद मजाक कर रहे हों, उसे एक पल उम्मीद देकर दूसरे ही पल उसे छीन रहे हो। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला था? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। आशीष, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम मुझे ये सीडी वापस कर दो। आज तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए प्लीज मुझसे ये मत छीनो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज आशीष, ऐसा मत करो। आशीष गुप्ता खुशी से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जिस घमंडी सारांश को जानता था तो उसके सामने कभी इस तरह से गिड़गिड़ाएगा, उससे भीख मांगेगा। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, एक मिनट, क्या मेरे कान बज रहे हैं? सारांश, क्या तुम सच में मुझसे भीख मांग रहे हो? ये तो हो ही नहीं सकता। सारांश को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने आत्मसम्मान का घूंट पीकर उससे कहा, हाँ आशीष, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, प्लीज मुझे ये सीडी वापस कर दो। इतना सुनते ही आशीष गुप्ता जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी वहां चारों ओर गूंज रही थी। तभी उसने कहा, अरे ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? इसलिए तुम इसके लिए मुझसे भीख मांगने तक तैयार हो गए। मतलब मामला गंभीर है। तभी सारांश ने खुद को नीचा दिखाते हुए इससे कहा, जब तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए तो आत्मसम्मान मायने नहीं रखता, तो इसके लिए तुम्हारे सामने भीख मांगना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब सारांश का गला भर चुका था। वो ऐसे सिचुएशन में हारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये जीत जितनी उसके लिए मायने रखती है, उससे कई ज्यादा तान्या के लिए। और ऐसा करते कराते आशीष ने उस पर विश्वास कर लिया।